हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके बुक का चौथा लेसन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। ठीक है, आप कहानी के शीर्षक से ये पकड़ पा रहे होंगे, इसे समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो कहानी है सत्यजीत राय के द्वारा लिखी गई, जो एक फ़िल्म निर्देशक हैं। मैं इनके बारे में आगे बताऊँगा आपको। और शीर्षक यहाँ पर यह कहता है कि भारतीय फ़िल्मों के साथ क्या समस्याएं हैं। आप बच्चे भी कई दिनों से, कई महीनों से, अभी लॉकडाउन का समय है, आप घर में बैठे बैठे फ़िल्में देख रहे होंगे, तो आपको ने ये महसूस किया होगा कि भारतीय फ़िल्म जो है वो अपने जगत में अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं। फ़िल्म इंडस्ट्री धीरे धीरे बदनाम होती जा रही है और अधिकतर फ़िल्म जो आपने देखे हैं वो कहीं ना कहीं साउथ फिल्म की कॉपीज़ हैं या हॉलीवुड की कहानियों की डायरेक्शन को चोरी किया गया है, उनके डिज़ाइनिंग को चोरी किया गया है, उनकी स्क्रिप्ट को चोरी किया गया है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा फ़िल्म ही जो है दूसरे फ़िल्म की कॉपी होती है। ये सब आपने देखा है, अपने बॉलीवुड की मूवीज़ में ऐसा देखने को मिला है। तो यही जो डायरेक्टर हैं सत्यजीत रॉय, ये कहना चाहते हैं कि आखिर फ़िल्मों के साथ क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है इंडियन फ़िल्म में, क्या दिक्कत हो गई है। तो आइए पहले सत्यजीत रॉय के बारे में हम लोग जानें कि आखिर ये कौन है। तो सत्यजीत राय बॉर्न ऑन 2 मई 1921। सत्यजीत राय का जन्म जो है 2 मई 1921 ईस्वी को हुआ। वॉज अ वेल नोन फिल्म डायरेक्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के जाने माने फिल्मी निर्देशक में से एक हैं। ठीक है, ही अर्नड इंटरनेशनल रिकग्निशन फॉर हिज टैलेंट इन फिल्म मेकिंग एंड डायरेक्शन। तो फिल्म निर्देशन और फिल्म बनाने की कला के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहचान मिली है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें लोग जानते हैं। हिज बेस्ट नोन ऑफ हिज मतलब इनके जो जाने माने कहानियां हैं जिन पर इन्होंने निर्देशन किया है, जिनका इन्होंने फिल्म बनाया है, उसमें पत्थर पांचिल, ठीक है, और फिर अपराजितो है, चारुलता है, शतरंज के खिलाड़ी है, ये सब इन्होंने काम किए हैं। जो इनकी मशहूर फिल्में रही हैं, इन पर इन्होंने फिल्म बनाई है। ही वॉन अवार्ड्स एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन वेनिस। इन्होंने वेनिस में, जो कि बहुत बड़ा देश है और बहुत प्रख्यात देश है, बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत ही मशहूर है फिल्मों के मामले में, वहाँ पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, जहाँ इन्होंने जो है प्राइज़ जीता है। और वेनिस में, केन्स में, बर्लिन में, इन सभी जगहों पर इन्होंने प्राइज़ जीता। रे यूज़ टू कंपोज म्यूज़िक फॉर हिज आउन फिल्म। ये अपनी फ़िल्मों के लिए निर्देशन करते थे और साथ ही साथ अपनी फ़िल्मों के लिए गाने भी बनाते थे, म्यूज़िक कंपोज करते थे, मतलब म्यूज़िक के कंपोज़र भी रह चुके हैं ये। ही वॉज़ ऑल्सो ए स्टोरी राइटर। ये एक कहानीकार भी रहे, कहानी भी लिखी इन्होंने। इलिस्ट्रेटर मतलब व्याख्याकार, इन्होंने कई सारे व्याख्याओं पर जो है फिल्म बनाई। एंड बुक डिज़ाइनर, और किताब की संरचना का डिज़ाइनर भी ये बन चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही मशहूर विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, कन्फर्ड ऑन हिम एन ऑनररी डॉक्टरेट डिग्री। इनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। मतलब ये बहुत बड़ी उपाधि होती है किसी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में ये उपाधि दी जाती है, डॉक्टरेट की उपाधि। और इसमें इस डिग्री को प्राप्त करने का अर्थ है कि उस विषय में आपने सबसे बड़ी महारत हासिल कर ली है, उसके बाद की कोई डिग्री होती ही नहीं है। ठीक है, एन ऑनर विच वेरी फ्यू पीपल हैव रिसीव्ड। और ये सम्मान बहुत ही कम लोगों को प्राप्त हुआ है, इनके अलावा शायद फिल्म मेकिंग में किसी और को मिला हो, बहुत ही कम लोगों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इन द प्रेजेंट एसे, आज जो ये प्रस्तुत कहानी है, ये कोई कहानी नहीं है, ये आप देखेंगे अभी क्या है। टेकन फ्रॉम हिज बुक आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। ये जो है कहानी नहीं है, एक छोटा सा अंश मात्र है, ठीक है, जो कि इनकी एक किताब है जिसका नाम है हमारी फिल्म्स और उनकी फिल्म, हमारी फिल्में और उनकी फिल्में। इस किताब का एक छोटा सा अंश मात्र है। ही एग्जामिन्स द नेचर ऑफ आवर फिल्म एंड पॉइंट्स आउट देयर डिफेक्ट। ये हमारी फिल्मों के जो भी प्रकृति है, उसके जो गुण हैं, उसको देखते हैं, उसे समझते हैं और उसकी कमियों को बाहर निकालते हुए हमें बताते हैं। ठीक है, ही इज़ एक्सट्रीमली क्रिटिकल ऑफ द क्वालिटी ऑफ आवर फिल्म मेकिंग, डायरेक्शन एज वेल एज कंटेंट। यहाँ पर अब देखिए ये किस पर तंज कसते हैं, इसकी बात की जा रही है
कि ये जो है हमारे फ़िल्म मेकिंग, मतलब कि फ़िल्म मेकिंग की जो क्वालिटी है, फ़िल्म जिस तरह से बनाई जाती है उसकी गुणवत्ता पर ये इन्होंने तंज कसा है। डायरेक्शन पे जिस तरह से फ़िल्म का निर्देशन किया था उसके ऊपर इन्होंने व्यंग किया है, और साथ ही साथ फ़िल्म के कंटेंट पर, मतलब फ़िल्म में क्या दिखाया जा रहा है इसको लेकर के भी ये जो है बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, उसके बारे में बताते हैं कि क्या क्या कमियाँ हैं हमारे फ़िल्म में। बच्चों, इससे पहले कि हम इस कहानी में आगे बढ़ें, और सत्यजीत राय के बारे में हम जान चुके हैं, इस कहानी को हम और अच्छे से जानें। इस कहानी में बहुत ही ज़्यादा मुझे काफ़ी समय लग गया इसके सारे वर्ड मीनिंग्स को कलेक्ट करने में, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इसे नोट डाउन करें। बहुत ज़्यादा, लगभग 125 वर्ड्स मुझे इस कहानी से मिले हैं, जो कि बहुत बड़े। आप यहाँ देख सकते हैं, एक-एक करके मैं सारे शब्द आपके सामने ला रहा हूँ। यहाँ आप देखेंगे मैंने ये आपके लिए लिखा है। वर्ड मीनिंग्स को आप चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को स्किप करें, आगे बढ़ें। बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे मैंने इसके लिए बुक्स देखे, और बहुत सारी डिक्शनरी, इंटरनेट, सब जगह से मैंने तलाश करके ये सारे वर्ड्स निकाले हैं। आप लिखते जाएंगे इन्हें। बहुत ही ज़्यादा शब्द इस कहानी में मिले थे, तो इसे आप लिखें। आपको ये वर्ड मीनिंग्स बहुत मदद करेंगी, और इस कहानी को समझने में आप जब खुद से भी इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होगी इसे समझने में। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने मित्रों से कहिएगा इसे सब्सक्राइब करने के लिए, और अधिक से अधिक बिहार बोर्ड के बच्चों तक इसे पहुंचाइए, पूरे बिहार में इसे फैलाइए, ताकि जो है सभी लोगों तक हमारा चैनल पहुंच सके, हम सभी बच्चों की मदद कर सकें। हमारे इस चैनल का एक ही लक्ष्य होगा कि हम बच्चों तक पहुंचें, बिहार के बच्चे अंग्रेजी में पिछड़े नहीं। उसके लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। वीडियो थोड़ी देर हो गई, मैं जानता हूं, 4-5 दिनों से मैंने वीडियो नहीं डाली है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आप जो है फ़िलहाल इस मेहनत को समझें और इसे लिखें। आशा है आप लिख रहे होंगे इसे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे शब्द हैं, और इसमें से कुछ शब्द का अर्थ आप जानते हैं, और कुछ शब्द आपके लिए बिल्कुल भी नए होंगे, एकदम नए, जो आपने कभी सुने नहीं हैं। तो उन शब्दों पर आप विशेष ध्यान दें, आपकी इंग्लिश की पकड़ मजबूत होगी इससे। आप लिखते रहें इसे, और ये जल्दी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आपको लिखना होगा। शायद मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हो गई है, आप थोड़ा इसे इग्नोर करेंगे। फ़िलहाल कंटेंट पर आप ध्यान दें, मैंने कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि आपकी कोई भी पढ़ाई, कोई भी चीज़ छूटे नहीं, इसीलिए मैं इसके लिए पूरा प्रयास करता हूं कि आपके हर एक चीज़ का निवारण किया जाए, हर एक समस्या का निवारण किया जाए। तो इतने सारे शब्द हुए। अब ये आखिरी है, कुछ थोड़े से बचे हुए शब्द हैं। इसे आप करेंगे, और उसके बाद हम चलेंगे कहानी पर, अपनी कहानी पर, जिसका नाम है व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स। भारतीय फिल्मों के साथ क्या समस्याएं हैं। सत्यजीत रॉय की ये लिखी हुई कहानी है। तो आशा है आपने ये सारे शब्द कंप्लीट किए।
चलिए अब आते हैं हम अपनी कहानी पर। कहानी यहाँ से शुरू होती है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद इंडियन फिल्म्स। यहाँ पर कहते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेनोमेना ऑफ आवर टाइम हैज़ बीन द डेवलपमेंट ऑफ द सिनेमा। ठीक है, यहाँ पर सत्यजीत रॉय अपने समय की बात करते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना हुई हमारे समय में, वो थी एक विकास की दर, जो कि सिनेमा के विकास की दर थी। मतलब सिनेमा जिस गति से विकास कर रहा था, जिस गति से सिनेमा जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा था, ये बहुत ही विशेष बात थी हमारे समय की। सत्यजीत रॉय अपने बुक में इसके बारे में जिक्र करते हुए कहते हैं, ये कहते हैं कि फ्रॉम ए टर्न ऑफ द सेंचुरी मैकेनिकल टॉय इनटू द सेंचुरीज मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म। ये एक बदलाव का मोड़ था, एक ऐसा मोड़ जहाँ पर हमने कुछ मैकेनिकल टॉय मतलब मशीनी यंत्रों की सहायता से, उसे खिलौना कहा है इन्होंने, कि मशीनी खिलौनों की सहायता से हमने सेंचुरी के मतलब उस सदी के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ मतलब तरह तरह की चित्र रखने वाले गुणों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। क्योंकि फ़िल्म में आप जानते हैं संगीत को प्रदर्शित किया जाता है, चित्रों को प्रदर्शित किया जाता है, लोगों की नाटक की कला को, नृत्य की कला को, भाषण देने की कला को, अपने आप को प्रस्तुत करने की कला को प्रदर्शित किया जाता है। तो ये बहुत सारी कलाएँ थी जो लोग फिल्म के ज़रिए प्रदर्शित कर पा रहे थे। तो ये इसको बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पोटेंट एंड वर्सेटाइल आर्ट फॉर्म कहा है, बहुत ही विचित्र और सबसे ज़्यादा अनोखी कलाकृति कहा है इन्होंने। ठीक है, टुडे द सिनेमा कमांड्स द रिस्पेक्ट अकॉर्डेड टू एनी अदर फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। और आज के समय में भी सिनेमा का जो सम्मान है वो दूसरे किसी भी कला के क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार के कला की बात करते हैं तो वो सारी चीज़ें एक फ़िल्म में दिखाई जाती हैं, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो निर्देशन हो, कलाकारी हो, हर एक चीज़ सिनेमा में दिखाई जाती है। तो इसे सबसे बेहतर माना गया है, उसे सबसे ज़्यादा सम्माननीय माना गया है किसी भी तरह के कलाकृति के रूप से। इट कंबाइंस इन वेरियस मेजर्स द फंक्शन ऑफ पोइट्री, म्यूज़िक, पेंटिंग, ड्रामा, आर्किटेक्चर एंड ए होस्ट ऑफ अदर आर्ट्स मेजर एंड माइनर। यहाँ पर इसके अंदर कई प्रकार की चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें कि आप कहते हैं कविता का जो मतलब आप देखते हैं शेरो शायरी कहते हैं लोग, या फिर जो है डायलॉग बाजी से हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, ये होती है। संगीत, म्यूज़िक जो है बहुत बड़ा अहम हिस्सा है फिल्मों का, जो आकर्षण का एक केंद्र होता है। पेंटिंग्स हैं, मतलब तरह तरह की कलाकृतियाँ, चित्र दिखाए जाते हैं। ड्रामा, क्योंकि बहुत सारे सीन असली नहीं होते हैं, उसे बनाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना रियलिस्टिक होता है वो। ड्रामा होता है फिल्म में, भवन निर्माण की कला दिखाई जाती है, आर्किटेक्चर दिखाया जाता है, मतलब तरह तरह की बिल्डिंग्स, तरह तरह के बाहर जैसे विदेशों में शूटिंग की जाती है तो आप देखते हैं कितने भव्य भवन दिखाए जाते हैं। और भी कई प्रकार के यहाँ पर छोटे बड़े कलाओं के क्षेत्र के बारे में बात इन्होंने की है। इट ऑल्सो कम्बाइंस द कोल्ड लॉजिक ऑफ साइंस। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं विज्ञान का भी जो है एक छुपा हुआ रहस्य होता है, मतलब फिल्म मेकिंग में विज्ञान भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, जिसको हम साइंस फिक्शन कहते हैं। आज के समय में ये मूवीज़ बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई कहानियाँ। तो इन्होंने इंडियन फिल्म्स के बारे में देखिए क्या कहा है कि इंडिया टुक अ फिल्म प्रोडक्शन सरप्राइजिंगली अर्ली। भारत में फिल्म निर्माण की जो कला है वो बहुत पहले शुरू हो गई, मतलब दूसरे देशों की तुलना में भारत ने इसकी शुरुआत बहुत पहले से की। द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1907। पहली जो लघु फिल्म बनाई गई वो 1907 में प्रोड्यूस की गई। ठीक है, 1907 में एक छोटी लघु फिल्म का निर्देशन किया गया। एंड द फर्स्ट फीचर इन 1931। और पहली जो फिल्म बनकर तैयार हुई वो 1913 ईस्वी में तैयार हुई। लघु कथा जो है 1907 में, और पहली फिल्म जो फीचर फिल्म बनकर तैयार हुई वो 1913 ईस्वी में तैयार हुई। बाय द 20s इट हैड रीच्ड द स्टेटस ऑफ बिग बिजनेस। और जब हम 20वीं शताब्दी की बात करते हैं तो ऐसा आते आते हम लोग जो है इसके बिज़नेस पर अब आ गए हैं। मतलब पहले की फिल्में आप भी सुनते होंगे अपने घर के बड़े बूढ़े बुज़ुर्गों से कि फ़िल्में जो हैं वो समाज को शिक्षा देने के लिए बनाई जाती थी, लेकिन
आज के समय में जो फ़िल्में बनती हैं वो केवल और केवल बड़े रहस्य, बड़े बिज़नेस के लिए बनाई जाती हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए। आप देखते हैं कि फ़िल्मों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं और करोड़ों करोड़ रुपए वो कमाते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज के समय में फ़िल्म जो है एक बिज़नेस बनकर रह गया है। इट इज़ easy to tell the world that film production in India is quantitatively second only to Hollywood। तो ये दुनिया को कहना बहुत ही आसान है कि भारत में जो फिल्म निर्माण की कला है, फिल्म प्रोडक्शन है, ये दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर हॉलीवुड आता है और दूसरे नंबर पर इंडिया की फ़िल्में आती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि भारत कितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है फिल्म मेकिंग में, ठीक है। अभी तो ये तारीफ़ कर रहे हैं, लेकिन देखिए ये बताएंगे क्या कारण है कि भारत में कमी है। फॉर दैट इट इज़ स्टैटिकल फैक्ट। ये जो बात कही इन्होंने कि भारत जो है फिल्म निर्माण की कला में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर हॉलीवुड है, दूसरे पर भारत ही आता है पूरे विश्व में, लेकिन यहाँ कहा है कि दैट इज़ अ स्टैटिकल फैक्ट। ये केवल एक सांख्यिकी आंकड़े हैं, मतलब आंकड़े जो बताते हैं ये वो हैं, ये सच्चाई नहीं है। अब यहाँ देखिए ये क्या कहते हैं कि बट कैन द सेम बी सेड ऑफ इट्स क्वालिटी। ये तो बस सांख्यिकी के आंकड़े थे, लेकिन क्या गुणवत्ता के विषय में हम ऐसा कह सकते हैं कि हॉलीवुड की फ़िल्मों की जो गुणवत्ता होती है भारतीय फ़िल्मों की भी वही गुणवत्ता है? नहीं, आप कहेंगे, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होगा। हॉलीवुड की मूवीज़ को अगर आप 2.5 घंटे 3 घंटे की भी मूवी है, बिना सॉन्ग के, बिना गाने के, तो आप वो आराम से बैठ कर देख लेंगे और कब देख करके ख़त्म हो जाएगी फ़िल्म आपको पता भी नहीं चलेगा और इतना एंटरटेनिंग होगा। लेकिन जब बात करेंगे आप बॉलीवुड मूवीज़ की, उसमें 5, 6, 7 गाने भर देते हैं, तरह तरह के अजीब अजीब से डायलॉग, अलग अलग तरह के स्टंट्स और जो ना हो सकने वाली घटनाएं हैं उसे दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत, बेतुका सा लगता है। भले ही देखने में फ़िल्म आकर्षक लग जाता हो और फिल्म की आकर्षण बढ़ जाती हो संगीत के माध्यम से, लेकिन वो फिल्म में सिर्फ टाइम पास करने के लिए दिया जाता है कि फ़िल्म और लंबी हो। उनके पास स्क्रिप्ट की कमी होती है, कहानी की कमी होती है, इसी कारण से ऐसा किया जाता है। तो अब जो है इसकी क्वालिटी के बारे में इन्होंने सवाल उठाया। फिर ये एक और सवाल उठाते हैं कि वाई आवर फिल्म्स आर नॉट शोन इन अब्रॉड। हमारी फिल्में विदेशों में क्यों नहीं दिखाई जाती? विदेशी फिल्म तो हम लोग लाकर यहाँ देखते हैं, है ना। हॉलीवुड की मूवीज़ हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग उसके साथ साथ जो है आप कोरियन मूवीज़ कहें, चाइनीज़ मूवीज़ देखें, ये सब मूवीज़ हम लोग यहाँ पर डब करके देखते हैं, लेकिन हमारी मूवी कौन देखता है विदेश में? एक बड़ा सवाल सत्यजीत राय के द्वारा कि हमारी फिल्में जो हैं वो विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती। इज़ इट सोनली बिकॉज इंडिया ऑफर्स अ पोटेंशियल मार्केट फॉर हर ओन प्रोडक्ट्स। क्या यह इसीलिए क्योंकि भारत ऐसे फिल्म का निर्माण करता है जो सिर्फ यहीं के बाज़ारों के लिए बने हैं, मतलब केवल यहीं के लोग उसे देख सकते हैं? क्या ऐसी फिल्में भारत में बनती हैं? ये उनका सवाल है कि भारत की फिल्म निर्माण की कला भारत तक ही सीमित रह जाती है, यहाँ पर कोई विशेष ऐसी नहीं होती कि ये विदेशों में दिखाई जा सके। और आर वी जस्ट प्लेन अशेम्ड ऑफ आवर फिल्म्स। या फिर हमारी फिल्मों को बाहर दिखाने पर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है? ये सवाल इन्होंने उठाया है कि हमारी फिल्मों में कमी है, हम उसे दूसरे के सामने प्रदर्शित करने में हमें संकोच होता है, इसीलिए हम अपनी फिल्में बाहर विदेश में प्रदर्शित नहीं करते, रिलीज़ तक नहीं करते। टू एनीवन फैमिलियर विद द रिलेटिव स्टैंडर्ड ऑफ द बेस्ट फॉरेन और इंडियन फिल्म्स, अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानता हो, फिल्म मेकिंग के बारे में अगर अनुभव हो, उसके बारे में ये कहते हैं कि विदेशी फिल्में देखे और इंडियन फिल्म्स देखे, द आंसर मस्ट कम ईजली। तो उसे आराम से फ़र्क पता चल जाएगा कि क्यों, आखिर ये जो सवाल, इतने सारे क्यों के सवाल उन्होंने उठाए कि हमारी फिल्में विदेश में क्यों नहीं दिखाई जाती, हमारे फिल्मों में क्वालिटीज़ की कमी क्यों है, हमारे फिल्मों को दिखाने में हमें क्यों संकोच होता है, क्यों हम शर्मिंदा होते हैं। इन सारे सवालों के जवाब तभी मिल जाएंगे जब हम एक विदेशी फ़िल्म और एक भारतीय फ़िल्म को देखेंगे। साफ समझ में आ जाएगा कि फ़िल्मों की क्वालिटीज़ में क्या अंतर है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि लेट अस फेस द ट्रुथ। तो हमें सच्चाई का सामना करना होगा। देयर हैज़ येट बीन नो इंडियन फिल्म्स। यहाँ पर ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी इंडियन फिल्म नहीं होगी विच कुड बी अक्लेम्ड ऑन ऑल काउंट्स, जिसे हर पैमाने पर सही माना जा सके, हर पैमाने पर बिल्कुल खरा उतरने वाला फिल्म, ऐसा कोई भी फिल्म नहीं होगा। वेयर अदर कंट्रीज़ हैव अचीव्ड वी हैव ओनली अटेम्प्टेड।
ये कहते हैं कि जहाँ दूसरे देश पहुँच चुके हैं, जो प्रयास वो कर चुके हैं, जहाँ तक वो झेल चुके हैं, प्रयास करके वो सफल हो चुके हैं, हम लोग सिर्फ बस प्रयास कर रहे हैं। मतलब वो लोग जीत चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, अभी हम बस कोशिश ही कर रहे हैं उसकी। ठीक है, मतलब जो फिल्मों ने पा लिया, विदेशी फिल्मों ने जो चीज़ अचीव कर ली, प्राप्त कर लिया, हम लोग उसके लिए अभी बस प्रयास ही कर रहे हैं, अभी हम लोग उसके आजू बाजू भी नहीं हैं। एंड दैट टू नॉट ऑलवेज विथ ऑनेस्टी। और हम लोग ये जो प्रयास भी कर रहे हैं वो भी ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, हम लोग कॉपी करते हैं। ये बात मानना होगा आपको भी, ये बात आप भी मानते हैं कि हमारी फिल्में पूरी तरह से कॉपी हैं, कॉपीड हैं ये। ठीक है, नो डाउट दिस लैक ऑफ मैच्योरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स। अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो इसमें परिपक्वता की कमी है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, आखिर इतनी सारे हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारे पास एडवांस मशीन नहीं है या फिर कोई उपकरण नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कारण क्या है कि अभी भी हम पिछड़े हुए हैं, ये भी प्रश्न उठाया जाता है। द प्रोड्यूसर्स will tell you about the mysterious entity, the mass which goes in for the short of things। जो प्रोड्यूसर होंगे वो आपको फिल्म निर्माण के समय बताएंगे कि उसके फिल्म में क्या क्या रहस्यमयी चीज़ें हैं, ये होगा वो होगा। मतलब आखिर उनको लोगों से पैसा लगवाना है, तो वो उनको अपनी फ़िल्म के बारे में अच्छी बातें बताएंगे, तब तो लोग पैसा लगाएंगे उसके ऊपर। तो वो अपने फिल्म की तरह से लोगों के सामने कहानी पेश करते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये सीन होगा वो होगा, वो लोगों को बताते हैं उसके बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में। लेकिन फिर क्या होता है, द टेक्नीशियन विल ब्लेम द टूल्स। जो टेक्नीशियन लोग काम करते हैं फिल्म में, वो अपने उपकरणों पर दोष लगाएंगे कि हमारे पास उपकरण ही अच्छे नहीं हैं, इसीलिए फ़िल्म अच्छी नहीं बनती है। हम लोग शूटिंग के लिए कैमरा अच्छा नहीं है, हमारे पास स्क्रीन शॉट के लिए अच्छा जगह नहीं है। मतलब तरह तरह की चीज़ें हैं जिसकी कमी वो बताएंगे। एंड द डायरेक्टर विल हैव मच टू से अबाउट द वंडरफुल थिंग्स ही हैड इन माइंड। डायरेक्टर भी बहुत सारी बातें कहेगा कि मेरे दिमाग में ये है, ऐसे प्लान है, ऐसे शूटिंग करेंगे, ये करेंगे। मतलब वो अपने तरफ से पूरा व्याख्या करेगा। सबके दिमाग में अपने अपने तरीके हैं, लेकिन बहाने सबके पास हैं। बट कुड नॉट अचीव बिकॉज ऑफ द कंडीशन। यहाँ पर वो बताएगा कि परिस्थिति वैसी नहीं है कि हम लोग इस काम को कर सकें। ऐसा जो शूटिंग का तरीका वो तरह तरह का बताएंगे, लगा देंगे एक शर्त की परिस्थिति है, वैसा कंडीशन है, वैसा नहीं है कि हम लोग ये काम कर सकें, इसको अचीव कर सकें। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस के वो बारे में कभी भी बात नहीं करेंगे। इन इंडिया it would seem that the fundamental concept of a coherent dramatic pattern existing in time was generally misunderstood। भारत में क्या होता है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है फिल्म के निर्माण का, मतलब कि फिल्म निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है, इसका जो आधारभूत रूप है, ये जो है एक ड्रामेटिक पैटर्न के रूप में विकसित है। मतलब कि एग्जिस्ट जो करता है, लोग जो समझते हैं कि क्या है फिल्म, तो उसको एक ड्रामा समझते हैं, एक पारिवारिक ड्रामा के रूप में। मतलब कि उसके परिवार में क्या हुआ, उसकी लाइफ में क्या हुआ, ये सब चीज़ें दिखा दिया, काम ख़त्म। और यही जो है गलत है। फिल्म सिर्फ इतनी ही नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ किसी के परिवार के बारे में दिखा दिया, ऐसा परिवार है, ये झेला वो झेला, और उसके बाद फिल्म ख़त्म हुई, इनको ऐसे ऐसे होकर के काम ख़त्म। तो ये फिल्म में नहीं होना चाहिए। ऑफन बाय ए क्वियर प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, यहाँ पर एक कारण होना चाहिए फिल्म को देखने का, फिल्म बनाने का, ठीक है। एक प्रोसेस होनी चाहिए, एक गतिविधि होनी चाहिए फिल्म को बनाने की। मूवमेंट वाज एडिक्वेट विथ एक्शन एंड एक्शन विथ मेलोड्रामा। जो भी हलचल होनी चाहिए फिल्म में, उसके साथ उसका एक्शन भी होना चाहिए, और एक्शन के साथ जो है हर एक ड्रामा भी होना चाहिए फिल्म में। ये सारी चीज़ें फिल्म में पूरी तरह से अनुभूति के रूप में, जानकारी में होनी चाहिए वहाँ पे। द एनालॉजी विथ म्यूज़िक फेल्ड इन आवर केस। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं ये लेखक, ये कहते हैं कि हमारी जो क्या बोलते हैं सामंजस्य है, हमारा सामंजस्य जो है संगीत के साथ फिल्म में, वो एकदम फेल कर गया है। संगीत ऐसा नहीं कि भारत की संगीत पद्धति गलत है, भारत में संगीत बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की हुई है, इम्प्रोवाइज्ड है ना, ये बात सही है। लेकिन फिल्म निर्माण में इसका जो है सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। मतलब जब फिल्म बनती है उसमें बेवजह कहीं भी जो है गाने दे दिए जाते हैं, है ना। मतलब कि छोटा मोटा सीन हुआ, वहाँ पर कहीं कोई एंट्री हुई, उसमें गाना सॉन्ग डाल दिया। आखिर वहाँ पर सॉन्ग की ज़रूरत क्या है भाई,
है ना। तो संगीत का जो स्पेस होना चाहिए, जो महत्व होना चाहिए, वो महत्व ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। और बिकॉज़ इन आवर केस बिकॉज़ इंडियन म्यूज़िक लार्जली इम्प्रोवाइजनल, भारत का जो संगीत है वो पूरी तरह से विकसित है, पूरा इम्प्रूव्ड है, लेकिन हमारी फिल्म इम्प्रूव्ड नहीं है, इसीलिए हम पिछड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों का मेल ही नहीं हो पाता। आप ही सोचिए, एक चीज़ जो बहुत आगे निकल चुकी है अपने क्षेत्र से और एक चीज़ जो अभी भी कॉपी कर रही है, दोनों का कभी मेल हो सकता है भला? बिल्कुल नहीं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने थे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, बहुत दिन के बाद वीडियो आया था तो ये थोड़ी लंबी हो गई है। हम इस वीडियो के अगले पार्ट में फिर बात करेंगे इसी के और व्यू के बारे में, मतलब कि सत्यजीत रॉय के और नज़रिए के बारे में कि वो क्या कहते हैं भारतीय फ़िल्मों के बारे में और इस विषय में उनकी क्या राय है, वो और क्या सुधार के लिए अपनी योजनाएं तैयार रखते हैं और लोगों को क्या सलाह देंगे इस विषय में, हम उसकी बातें भी देखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों से इस चैनल के लिंक को शेयर कीजिएगा और उन्हें भी कहिए इस चैनल से जुड़ने को। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कोई भी सवाल हो, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी शिकायत हो तो आप मुझसे कमेंट में कर सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूँ। और फिलहाल के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें और चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, कल की वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।